तो आज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम के बारे में। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम में हम लोगों ने डिफरेंट मिनिस्ट्रीज देखी थी और उन मिनिस्ट्रीज के जो डिपार्टमेंट्स थे वो हम लोगों ने पढ़े थे, है ना। अब हम आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना फर्दर कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ठीक है। एक्चुअल में वैसे तो मैंने कई मिनिस्ट्रीज बताई थी, उनके अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स बताए थे। हर एक डिपार्टमेंट को यहाँ पर हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स की थ्योरी जब पढ़ रहे होंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का रोल पढ़ लेंगे। इसरो के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे होंगे, अभी जस्ट इसके बाद हम लोग स्टार्ट स्पेस करेंगे, तो वहां पर हम इसरो के बारे में बात, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और उसके अंदर इसरो की बात कर लेंगे। इसी तरीके से अलग अलग मिनिस्ट्रीज का जहां जहां पर जैसी जरूरत पड़ी है वहां पर उस मिनिस्ट्री को हम वैसे क्या करेंगे और डिपार्टमेंट को पढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, ठीक है, यानी डीएसटी के बारे में, ठीक है। एक्चुअल में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, मैंने बताया था लास्ट टाइम भी रेफरेंस दे करके पूरा क्वेश्चन मूवी का कि 1970 के जस्ट अगले साल यानी कब 1971 में, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। अब इस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बनाने के पीछे कारण था क्या, आप जरा कि इस डिपार्टमेंट की जरूरत का हिसाब लगाइए पुराने टाइम के जो हमारे क्या है, उस टाइम आजादी के बाद की सिचुएशन से। अच्छा देखिए, हम लोग इमेजिन करिए, आप अगर आगे बढ़ करके सोचे कि जब हम आजाद हुए थे, अगर पुरानी फिल्मों के अकॉर्डिंग हम अगर इस सिचुएशन लें, तो आजादी के टाइम क्या था, हर तरफ गर्मी, छोटे छोटे बच्चे टहल रहे हैं, कपड़े छोटे छोटे पहने, किसी के कपड़े फटे हुए टाइप वाला, धोती कुर्ते में, ठीक है, ऐसा करके एक सिचुएशन रहती थी, ठीक है। उसके अलावा बैलगाड़ियां चल रही हैं, उतनी ज्यादा कार नहीं है, रेलवे का भी इतना ज्यादा यूज नहीं हो पा रहा है, हो रहा है तो जनरल कोटे में सब भरे पड़े हैं। ऐसी सिचुएशन के टाइम पर हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ने की सोच रहे थे और उसी के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी बनाया गया, ठीक है। तो जब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाई गई तो इसमें कुछ क्राइटेरिया लिए गए या इसके कुछ मैंडेट्स बनाए गए। मैंडेट्स मतलब इसके लिए एक रिजोल्यूशन टाइप का आया और कहा गया कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन चीजों के लिए क्या करेगा, काम करेगा या इस तरीके से काम करेगा। तो उसी के मैंडेट से आप, हाँ, चाहे तो आप लोग एक वेबसाइट है डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, आप उस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, डीएसटी वेबसाइट पर, ठीक है। और वहां पर आपको पूरा साइंस, मैंने बताया था कितना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम इन इंडिया, तो आप अगर डालेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम इन इंडिया तो वो आपको लेकर जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर लिंक, और उसके अंदर आप देखेंगे ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट्स डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डीएसटी की पर्सनल एक अलग वेबसाइट है, आप उसको भी विजिट करके जितने मैंडेट्स हैं वो सब क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक मैंडेट्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो बनाया गया उसका पहला काम था किसी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना और इंप्लीमेंट करवाना। मतलब क्या, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर मान लो कोई पॉलिसी बनी है तो उस पॉलिसी को बनाने में कंट्रीब्यूट करना यानी फॉर्मुलेट करना और उसको क्या कराना, इंप्लीमेंट कराना। पहला काम तो ये था। दूसरा काम क्या था, पहला काम था इंप्लीमेंटेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। पॉलिसी से हमारा मतलब क्या है, देखिए इंडिया के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टोटल 4 पॉलिसीज आई हैं। कितनी पॉलिसीज है, 4। अभी हाल ही में 2020 में फिर से एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी आई थी, उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के भी यहाँ पर देखते हैं। तो हमारे पास 4 टाइप की क्या थी, पॉलिसीज आई थी और उन पॉलिसीज ने इंडिया की ग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद की है। कैसे मदद की है, पॉलिसी पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो पहला ये पॉलिसी से रिलेटेड उनका काम है। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये कि मैंने बताया था अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो इनका काम है हर एक मिनिस्ट्री या हर एक डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना। कोऑर्डिनेट करने का मतलब क्या है कि भाई जैसे कोई मिनिस्ट्री है, ठीक है, या कोई डिपार्टमेंट है, उसके अंदर टेक्नोलॉजी की मदद से क्या किया जा सकता है, सुधार लाया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा उस डिपार्टमेंट या उस मिनिस्ट्री के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इन सब के तरीकों से हम लोगों ने क्या, इनका काम क्या है, दूसरा कोऑर्डिनेट, क्या करना, कोऑर्डिनेट करना अलग अलग डिपार्टमेंट से और मिनिस्ट्रीज से। किस लिए, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था एक ही कारण, वो है क्या,
सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन क्या, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, कोऑर्डिनेट करना। तीसरी बात क्या, जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, मेगा प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, ओके, यहां पर कोऑर्डिनेट है, ठीक है, माय मिस्टेक, चलता है कभी कभी यार, फ्लो में आप लिखते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा लगा कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से नोटिस किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट से रिलेटेड जो है यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है इससे रिलेटेड अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। उसके अलावा क्या, मेगा प्रोजेक्ट्स, मेगा प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड वाइड क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट जैसे चल रहे हो। उसी में से मैंने लास्ट टाइम भी एक आप लोगों को एग्जांपल दिया था ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड। तो ग्रेविटेशनल वेव से रिलेटेड एक वर्ल्ड वाइड एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नाम था LIGO। क्या नाम था, LIGO। इसको हम लोग सेपरेट अभी आगे पढ़ेंगे, अभी जब आगे पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी पोर्शन तो वहां पर हम LIGO को सेपरेट पढ़ेंगे कि क्या कारण था, ठीक। उसी तरीके से LIGO के अलावा एक और है लीजा, उसके अलावा लीजा, ठीक है, ये सब कुछ स्पेसिफिक क्या है, और एक ITER ईटर करके, ठीक है। ये सब ऐसे बड़े बड़े वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट है। यही नहीं, इनके अलावा भी न्यूक्लियर रिएक्टर से लेकर उसके अलावा एक आप लोग जानते हैं लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर LHC, ठीक है, सम जेनेवा। तो यहां पर क्या है, ये सब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कि अगर मैं सीधे तौर पे बोलूं तो शायद इन प्रोजेक्ट्स पर जो खर्चा आएगा वो अगर सिर्फ एक अकेले कोई कंट्री बियर करना चाहे तो उसके लिए बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल क्या होगा, प्रेशर जनरेट कर देगा। तो करते क्या है, ये सब ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो वर्ल्ड लेवल पर होते हैं, मतलब इसमें जो साइंटिस्ट होते हैं किसी एक कंट्री के ना होकर के जितने भी कंट्रीज हैं, ठीक है, उनके सबसे अच्छे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को यहाँ पर क्या किया जाता है, बुलाया जाता है। उसके अलावा इकोनॉमिकली सपोर्ट करने के लिए भी क्या होता है, अलग अलग जगह से फंड इकट्ठा किया जाता है। तो इन सब प्रोजेक्ट्स में क्या इंडिया को पार्टिसिपेट करना चाहिए, करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए, या करने पर क्या फायदा होगा, ठीक है। इन सब तरीकों से क्या होता है, DST उन प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद इंडिया गवर्नमेंट को हिदायत देता है कि भैया हाँ ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, करेंगे तो फ्यूचर में फायदा होगा। क्यों, जैसे कि लीगा है, ठीक है, सॉरी LIGO है, LIGO से रिलेटेड इंडिया के अंदर एक और लैब बन रही है, ठीक है, इसी ग्रेविटेशनल वेव्स के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, जिसका नाम है इंडिगो। एक इंडिगो वो प्लेन था वो नहीं, यहाँ पर इंडिगो यानी इंडियन LIGO एक्चुअल में, ठीक है, शॉर्टकट में बना है इंडिगो, ठीक है। ये ऑब्जर्वेटरी है, यहाँ ग्रेविटेशनल वेव्स की कोई स्टडी किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है कि एशिया का पहला जो रिएक्टर है अप्सरा, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर किसने बनाया, इंडिया ने बनाया, ठीक है। उसके अलावा इंडिया भी और आगे आगे टेक्नोलॉजी में, उसके अलावा अगर मैं बात करूं नैनो टेक्नोलॉजी, तो नैनो टेक्नोलॉजी में इंडिया चाइना से आगे है, हम लोग चाइना से बहुत आगे। किस काम में, रिसर्च पेपर के मामले में, समझिएगा, रिसर्च पेपर के मामले में और वो टेक्नोलॉजी फिजिकल फॉर्म में दिखे, दो अलग चीजें होती हैं। फिजिकली टेक्नोलॉजी में कौन आगे, फिजिकल चीजों को रिप्रेजेंट करने में या बनाने में चाइना आगे, मगर रिसर्च पेपर्स हमने नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा बना रखे हैं, इस फील्ड में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेगा प्रोजेक्ट्स में क्या कर रहा है, DST सपोर्ट करता है गवर्नमेंट को कि भैया ये प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ सब पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इनके फंड वगैरह मैनेज करने में। तो तीसरा ये काम हो गया। चौथा काम, उसके अलावा तो जैसा मैंने बताया इम्प्लीमेंट और फॉर्मुलेट कराना पॉलिसी को, दूसरा कोऑर्डिनेट करना अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री से, उसके अलावा मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें। उसके अलावा अगला काम क्या है, इंडिया के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट बढ़े, ठीक है, उसके लिए इंडिया के अंदर लैब वगैरह बनाने में, ठीक है, रिसर्च और डेवलपमेंट जो लैब होती है, जैसे आप लोगों को अभी पता होगा अटल इनोवेशन मिशन चल रहा है, उसके अंदर एक टंकरिंग लैब बनती है, ठीक है, जहां पर लोग जाते हैं और क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और बल्कि वो जॉब बढ़ाने के लिए, यानी हम लोगों को पता है जॉबलेस सिचुएशन चल रही है, तो जॉबलेस सिचुएशन ना हो, लोग ज्यादा से ज्यादा जॉब्स को सीख करें, इसलिए क्या हो रहा है, उसके अंदर अलग अलग क्या की जाती हैं, योजनाएं लाई जाती हैं, जिसमें लोगों को क्या हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड नए नए इनोवेशन करें, ठीक है। तो अगला ये लोग किस फील्ड में काम करते हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ाने के फील्ड में काम करते हैं।
तो ऐसे यहाँ पर कुछ ये मैंडेट्स हैं। इसके अलावा और भी मैंडेट्स हो सकते हैं जो आप डीएसटी की वेबसाइट पर फर्दर विजिट करके नोट्स को क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, अपने नोट्स को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो ये हमारे पास है पहला क्या, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1971, और उसके इतने सारे क्या है, काम है। क्या सिर्फ इतने ही काम है? एक्चुअल में ये आपको 4 चीजें दिख रही हैं, लेकिन ये 4 चीजें अगर हम इनको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करने चले तो इनका इतना ज्यादा वाइड एरिया है कि हम लोग वीडियोस और क्लासेस लेते रहेंगे और एरिया बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे इंप्लीमेंटेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। तो मैंने बताया कि हमारे पास 4 तरीके की पुरानी पॉलिसीज हैं और एक इंप्लीमेंट हुई है 2020 में। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पॉलिसीज अभी हम लोग उन्हें देखेंगे। उसके अलावा कोऑर्डिनेट विद अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान जानते हैं, उसके अंदर टेक्नोलॉजी का कैसे ज्यादा यूज किया जा सकता है या कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हमारा हो सकता है रीजन। अब इसके अंदर क्या है, बहुत सारे ऐसे क्या किए जाते हैं, योजनाएं लाई जाती हैं। उसके अलावा क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ ये लोग कोलैटरल काम करते हैं, दोनों लोग मिल करके कई जगह पर काम करते हैं। ठीक है, तो इन सब तरीकों से अलग अलग योजनाएं और अलग अलग स्कीम्स को हम लोग पढ़ते रहेंगे तो वो फर्दर, और ये तो करंट अफेयर्स का मटेरियल हो जाता है, कोई लॉन्च ही पढ़ो और समझो, बेस अपना यहीं से बनता है। ठीक है, उसके अलावा मेगा प्रोजेक्ट्स, हर साल कोई ना कोई मेगा प्रोजेक्ट चलाई करते हैं, कोई ना कोई नई फील्ड में इनोवेशन होते ही रहते हैं। ठीक है, तो उन मेगा प्रोजेक्ट्स की स्टडी अगर हम लोग हर एक को सेपरेट करें तो अच्छा खासा एक लार्ज एरिया क्रिएट हो जाता है। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड आए दिन कोई ना कोई नए फील्ड पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपको पता है कितने ज्यादा पीएचडी यहाँ पर बढ़ाई गई है डिग्री को। पहले पीएचडी की सीट्स बड़ी लिमिटेड होती थी किसी भी फील्ड में, अब हर फील्ड में पीएचडी की सीट को क्या किया जा रहा है, एक्सपैंड किया जा रहा है, केमिस्ट्री की फील्ड में, फिजिक्स की फील्ड में, मैथमेटिक्स की फील्ड में। तो ये हमारे पास इस फील्ड में भी डेली कोई ना कोई रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड इंप्लीमेंटेशन होते ही रहते हैं। और जब भी कुछ होता है तो इसके लिए सबसे बेहतर है कि कोई डिपार्टमेंट क्या कर रहा है आप जानने के लिए हमेशा गूगल पर एक वेबसाइट विजिट करते रहिए, पीआईबी का। पीआईबी की वेबसाइट होती है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, उस पर जब आप विजिट करते हैं तो जो भी डिपार्टमेंट्स कैसा क्या काम कर रहा है, अचीवमेंट्स क्या हैं, उनके मैंडेट्स क्या हैं, ये सब आप इस वेबसाइट पर जाके क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। तो करंट अफेयर्स भी होता क्या जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, और वैसे भी यार यूट्यूब पे डालो करंट अफेयर्स, उसके बाद इतने वीडियोस आते हैं, इतने चैनल्स आते हैं कि करंट अफेयर्स तो कहीं कुछ भी बना डालता है आदमी। 2 साल पहले का मटेरियल उठाएगा, उसको भी करंट में चिपका देगा। ठीक है, तो इन चीजों को अपडेट करना या ये जो भ्रांतियां फैली रहती है करंट अफेयर्स के नाम पर, उनको अगर अपडेट करना हो तो आप खुद मेहनत करें और गवर्नमेंट के pib.gov.in पर जाकर के आप विजिट करें और करंट अफेयर्स अपना सेल्फ तैयार कर लिए। ठीक है, ये सबसे बेहतर तरीका होता है। अपने को बेसिक पता है, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स तो हम लोग कहीं से भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ढेर सारी मैगजीन्स भी आती है, किसी भी अच्छी कोचिंग की मैगजीन आप प्रेफर कर लें और उसके बाद क्या हो जाएगा, बल्ले बल्ले, है ना। अब यहाँ पर बात आती है क्या, ये तो था डीएसटी के कुछ काम। अब यहाँ पर डीएसटी का पहला काम क्या था, टू फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट द पॉलिसीज। ठीक, तो यहाँ पर कितनी पॉलिसीज लाई गई हैं, 4 पॉलिसीज आई हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जो सबसे पहली पॉलिसी आई थी वो आई थी 1958 में। कब आई थी, 1958 में, जिसका नाम था साइंस पॉलिसी रिजोल्यूशन। क्या नाम था, साइंस पॉलिसी रिजोल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास पहली पॉलिसी थी, साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन। ठीक है, शॉर्टकट में बोलते हैं इसको SPR। क्या बोलते हैं, SPR, यानी साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन। ठीक है, अब यहां पर साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कुछ पॉलिसीज को देखते रहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक्चुअल में इन पॉलिसीज के अंदर काम बहुत ज्यादा हुआ, इनके अपने कुछ अचीवमेंट्स भी रहे हैं अलग अलग फील्ड्स में। ठीक है, अब आपको लगेगा इस फील्ड का सबसे एक जीता जागता आप एग्जाम्पल दीजिए। ठीक, तो हम लोग देखते हैं आज प्रेजेंट में कितने ज्यादा आईआईटीज हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं आईआईटीज हैं, IIS है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी हो गया। उसके अलावा IIMs हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सब जो आए हैं फिजिकली, इनको पहले इस पॉलिसी में क्या किया गया था, ऐसा सोचा गया या इनको ऐसी जरूरत लगी
कि अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी में बढ़ना चाहते हैं तो हमें एजुकेशन सेक्टर को मजबूत करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर एजुकेशन सेक्टर मजबूत नहीं होगा तो हम यार कोई टेक्नोलॉजी कैसे ला पाएंगे, कोई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कैसे करा पाएंगे। ठीक है, एक देखो बड़ा, मैं जब भी पढ़ाता हूँ फिजिक्स वगैरह तो मैं एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ साधारण सा, कि दो लोग होते हैं, एक होता है मिस्त्री और एक होता है इंजीनियर। ठीक, काम मिस्त्री ही करता है, इंजीनियर का खाली काम क्या होता है, मिस्त्री को गाइड कर देना। ठीक है, और सोचो दोनों में डिफरेंस किस बात का है, कि इसने जुगाड़ पढ़ा है और इसने पढ़ाई की है। ठीक है, जुगाड़ पढ़ने का मतलब किसी से सीख लिया और पता चला ईंटा ऐसे ही रखा जाता है। लेकिन कोई भी मिस्त्री क्या होगा, वो अपना एक ही प्लेटफॉर्म पकड़ लेगा कि हमें भैया कमरा ये बनाना आता है, हम ऐसा कमरा बना के दे देंगे। लेकिन अगर हम उसी कमरे को बनाना चाहें, बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग, तो क्या कोई मिस्त्री बना सकता है? तब जरूरत पड़ती है एजुकेशन की और लिटरेट होने की, और वो हमें प्रोवाइड कहाँ से होती हैं चीजें, हायर एजुकेशन से। और उन हायर एजुकेशन का बेस कौन होता है, हमारा बेसिक एजुकेशन, जो नॉर्मल हम स्कूल्स में लेते हैं। तो सेम यही काम यहाँ इस पॉलिसी का भी रहा था। अभी आगे देखेंगे इसके अचीवमेंट्स और इसमें जो हमारी कमियां रही। तो पहला हमारे पास हो गया साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन, SPR। इसके बाद हमारे पास आया TPS यानी टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट। ठीक है, टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट, टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट यानी शॉर्टकट में बोले तो TPS। ठीक है, साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन आई, उसके बाद फिर जरूरत पड़ी तो हमारे पास नई पॉलिसी आई, क्या, टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट। कोई कंफ्यूजन है क्या? ठीक है, तो यहां पर देखते हैं। अब देखो अगली जो हमारे पास टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट आया, ठीक है, ठीक 1958 के बाद हमारे पास 1983 में ये पॉलिसी आ गई। ठीक, इसके बाद 2003 में फर्दर एक पॉलिसी आती है, देन लास्ट पॉलिसी आती है 2013 में। तो मैं वो भी आपको लिख के बता दे रहा हूं। अगली पॉलिसी थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जब नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट जो पॉलिसी आई 2013 में, उसमें बस यहां पर एक वर्ड और जोड़ दिया गया, इनोवेशन। क्या जोड़ दिया गया? इनोवेशन, यानी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013। और यहां पर हमारे पास टोटल कितनी हो गई? 4 पॉलिसीज हो गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2013, एक थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003। अब ये 4 जो पॉलिसीज आई हैं, इन चारों पॉलिसीज के अपने बहुत अचीवमेंट्स रहे। इन्होंने हमारे फ्यूचर को एक नया शेप देने में क्या की है? मदद की है। हालांकि इनके अलावा जो 4 में पॉलिसी देती हैं, इसके अलावा आपको पता है पहले चलती थी पंचवर्षीय योजना, उसके बाद आई नीति आयोग। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो 5 ईयर प्लान बनते थे, पता है 1956 से चालू हुआ, फर्दर बनते रहे, और लास्ट में क्या हुआ? पंचवर्षीय योजना को बदल करके नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक, तो जो पंचवर्षीय योजना आई, हर 5 साल में जो योजना आती थी उसमें एक ब्लॉक लिखा जाता था, किसके लिए? कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो उसमें भी वो चलता रहा, 12 ईयर प्लान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि वो देखो अब पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई, अब क्या चल रही है? नीति आयोग। और यूपीएससी आपसे वो एकदम गड़े मुर्दे नहीं पूछता कि भैया कहाँ क्या है। ठीक, वो ये देखता है कि क्या उस पॉलिसी के कुछ फैक्टर्स को हम उठा करके अभी भी जीवंत रख सकते हैं, मतलब लिविंग फॉर्म में रख सकते हैं, या हमें इस पॉलिसी को चेंज करना चाहिए। तो उस फॉर्म में हमें जानना है। तो अपने पास मेन कौन सी पॉलिसी पढ़नी है? इन 4 पॉलिसीज को पढ़ना है, और बाकी 12 ईयर प्लान है। ठीक है, आप नोट से क्या कर सकते हो, नोट से, और उससे क्या करो, आप एक बार बस रीड कर लो और बात खत्म, क्योंकि सब इसी से रिलेटेड चीजें हैं कि भैया कभी जीडीपी इतना बढ़ा कितना कर देंगे, कभी क्या करेंगे, हम ये चीज में और ज्यादा काम कर देंगे, टाइप वाला। तो यहाँ पर मेन हमारे पास कितनी पॉलिसीज हैं? 4 पॉलिसीज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले पॉलिसी आई 1958 में, क्या थी? साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? एक एक पॉलिसी को देखेंगे। एक्चुअल में पॉलिसीज के अंदर अचीवमेंट्स और मैंडेट्स और इनके जो अलग अलग सेक्टर में वर्क है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही दिन में क्लास कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जितना होता है आज की क्लास में देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में, और फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी जितना होता है इधर ही देखेंगे, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉलिसी से रिलेटेड जो भी होगा मिल जाएगा।
तो यहाँ पर सबसे पहली जो हमारे पॉलिसी है 1958 में साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन, शॉर्टकट में अपन लोग बोलेंगे क्या, SPR। ठीक, अब यहां पर क्या था, इस पॉलिसी में क्या किया गया, सबसे पहले एक मैंडेट में काम ये किया गया कि देखो यार समझो, हमारे पास हम टेक्नोलॉजी में आगे तो तब बढ़ेंगे ना जब हमारे पास वैज्ञानिक होंगे यानी साइंटिस्ट होंगे। कोई साइंटिस्ट तब बनेगा ना जब वो अच्छी पढ़ाई कर रहा होगा, साइंस की फील्ड को सही से समझ रहा होगा, और अच्छी पढ़ाई तो तब कर रहा होगा ना जब हमारे यहाँ बेसिक लेवल पर स्टडी अच्छी हो, बेसिक एजुकेशन जो प्राइमरी सेक्टर में एजुकेशन होता है वो बेहतर हो। मुझे याद है मेरे पापा लोग अभी भी एग्जांपल देते हैं, जब इंग्लिश का कुछ आता है तो कहती है जो तुम लोग एबीसीडी पढ़ने लगते हो नर्सरी फर्स्ट में, हम लोग क्लास 6 में एबीसीडी पढ़ते थे। ठीक है, तो मतलब इंग्लिश इसी वजह से थोड़ा सा उन लोगों की क्या रहती है, वीक रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर कहानी क्या है कि बाद में इंप्लीमेंट किया गया, ग्लोबलाइज हुए, तो ग्लोबलाइज होने पर हम लोगों को पता लगा कि यार कन्वर्सेशन का एक सबसे बेहतर माध्यम है, मीडियम है इंग्लिश, तो क्यों ना इंग्लिश सबको मैंडेटरी कर दी जाए। इस वजह से आज प्रेजेंट में हम लोग ये सिचुएशन देखते हैं कि यूपीएससी में भी हिंदी मीडियम का रिजल्ट हमेशा क्या रहता है, गड़बड़ ही रहता है, और टॉपर्स मैक्सिमम टाइम किससे निकलते हैं, इंग्लिश मीडियम से निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपने पास क्या है, कुछ ऐसी ही पॉलिसीज यहाँ पर भी नहीं, इंग्लिश वाली नहीं, यहाँ साइंस से रिलेटेड पॉलिसी है। सबसे पहले इस पॉलिसी में क्या किया गया, इस पॉलिसी में कहा गया कि हम लोग इस देश के अंदर सबसे पहले बेसिक और अप्लाइड साइंस को क्या करेंगे, बेहतर करेंगे। बेसिक और अप्लाइड साइंस को बेहतर करने का मतलब क्या है कि जो बेसिक क्लासेस में एजुकेशन मिलती है, ठीक है, उस एजुकेशन में हम लोग साइंस के लेवल को क्या करेंगे, बेहतर करेंगे। साथ ही साथ हायर एजुकेशन के बारे में, हायर एजुकेशन मतलब क्या कि डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे साइंस हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, ये कुछ डिपार्टमेंट्स हो गए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन। इन सब में हम लोग क्या करेंगे, इनकी हायर एजुकेशन के लिए क्या करेंगे, अलग अलग से हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंस्टीट्यूट्स को बनाएंगे। ठीक है, इन इंस्टीट्यूट को बनाने का मतलब क्या है, मैंने कहा ना, आईआईटीज, आईआईएम, आईआईएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये सब जो फॉर्म हुए इंडिया के अंदर, ये सब क्या हुए, इसी पॉलिसी के कंसीडर में आए। ठीक है, किसी का फोन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्या है, पॉलिसीज के टर्म है। तो पहला मैंने क्या बताया कि भैया बेसिक और अप्लाइड साइंस, बेसिक और अप्लाइड साइंस में हम लोग क्या करेंगे, देखो किसी कॉल आ रही है, बाहर निकल जाओ तुम लोग। ठीक है, कॉल यहाँ पे आया करती है। सबसे पहले तो क्लास के अंदर आप लोगों के फोन क्या होने चाहिए, साइलेंट पे होने चाहिए। ठीक है, और आप लोग क्लास के टाइम पर ही अगर सही से फॉलो नहीं करते हैं तो याद रखिएगा बाहर ही आप लोगों को भेज दिया जाएगा। ठीक है, क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, आप लोग भी फोन साइलेंट करके पढ़िएगा। ठीक है, हाँ, तो मैं कुछ बता रहा था, हाँ, इंपॉर्टेंस टू बेसिक एंड अप्लाइड। ठीक है, तो चलिए कुछ नोट्स भी हम लोग बना लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉलिसी हमारे पास क्या, SPR, इसके देख लेते हैं। तो इसमें देखो SPR में हमारे पास सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखो भाई, दिस इज द first policy, this is the first policy of India, this is the first policy of India brought in 1958, this is the first policy of India brought in 1958. The policy has following highlights, the policy has following highlights. अब इसमें आप लोग क्या करिए, पॉइंट्स लिख लीजिए। पहला पॉइंट है हैज फॉलोइंग हाइलाइट्स, इसमें पॉइंट्स है, पहला पॉइंट लिखिए, importance to basic and applied research in India। दूसरा, establishment of, second point, establishment of higher education system, establishment of higher education system in STEMM, इनका फुल फॉर्म में S for science, T for
टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, एम फॉर मैथमेटिक्स एंड एम फॉर मेडिसिन। ठीक है, इस फील्ड में हम लोग क्या करेंगे, हायर एजुकेशन। जैसा मैंने बताया, सीट्स का पढ़ना, आईआईटीज नई नई बनाना, आईआईएम्स बनाना, ठीक है, आईआईएसएस बनाना, उसके अलावा अलग अलग जो भी हमारे पास क्या हो सकते हैं डिपार्टमेंट्स, उसमें भी क्या की गई, इनसे रिलेटेड लोगों को अपॉइंट किया गया टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, establishment of network of research and development centers, establishment of network of research and development centers and labs and establishments ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी इतना बताया आप लोगों को कि सीधा सा काम है कि रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड इन सब में क्या हुआ, एजुकेशन सेक्टर को क्या किया गया, ग्रोथ दी गई और नए नए इंस्टीट्यूट्स भी बनाए गए और सीट्स, और पहले से जो इंस्टीट्यूट्स थे उनके सीट्स में क्या की गई, इंक्रीमेंट्स किए गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसी देश में अगर आपको टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो जरूरत है किसकी, साइंटिस्ट की। अब होता क्या था, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा पुअर होता था। अक्सर आप लोग देखते भी होंगे फोटोज में या कहीं ना कहीं यूट्यूब पे दिखा रहा था कि पहला जो रॉकेट इंडिया का बना वो साइकिल और बैलगाड़ी से उसके पार्ट्स को ले जाया गया, ठीक है, लॉन्च करने के लिए, टेस्टिंग के लिए। अब सोचिए इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर होता तो फिर आज हम लोग कितना अच्छा और कितना आगे बढ़ रहे होते। तो इस पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो हमारे यहाँ के अच्छे साइंटिस्ट होते भी थे तो वो क्या कर जाते थे, एस्केप कर जाते थे इंडिया से और किसी फॉरेन कंट्री में जाकर के क्या हो जाते थे, सेटल हो जाते थे और वहीं पर नासा और अलग अलग स्पेस एजेंसी या उन कंपनीज के लिए क्या करते थे, काम करते थे, क्योंकि पैसा ज्यादा मिलता था, है ना। तो यहाँ पर होता क्या था कि एक ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इंडिया के लिए कि अच्छे ब्रेन का ड्रेन हो रहा था, वो सुनते हो ना, ब्रेन ड्रेन। ठीक है, यानी जो अच्छे यहाँ के पढ़े लिखे और अच्छे साइंटिस्ट थे वो भी क्या होते थे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर या रिसर्च और डेवलपमेंट में उन लोगों को मदद नहीं मिलती थी। इस वजह से वो क्या करते थे, यहाँ से निकल जाते थे कुछ नाम कमाने और पैसा कमाने के चक्कर में। तो यहाँ पर इस पॉलिसी में इस बात पर गौर फरमाया गया और कहा गया कि कोई भी जो हमारे यहाँ के मेरिटोरियस साइंटिस्ट होते हैं वो बाहर ना जाए, इसलिए हम उन्हें यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज देंगे। हम उन्हें यहाँ पर ही क्या देंगे, एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए लैब वगैरह भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगला जो हमारे पास पॉइंट आता है वो यही पॉइंट है, क्या कि हम लोग किस फील्ड में मदद करेंगे, जो मेरिटोरियस साइंटिस्ट हैं उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके उन्हें यहीं पर रोकने की, और जो जा चुके हैं उन्हें भी वापस लाने की, कि भाई हमारे यहाँ की जो अच्छा माइंड है वो कहीं बाहर चला गया है, तो हम उनको बुलाएंगे, हम कहेंगे भाई आप आइए और हमारे यहाँ क्या करिए, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा दे रहे हैं, काम करिए और अपनी कंट्री के लिए कुछ कीजिए। ठीक है, तो ये काम। उसके अलावा एक्चुअल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय। प्रॉब्लम ये थी कि देखिए, पढ़ा लिखा इंसान हो या कोई भी हो, एक ईगो प्रॉब्लम रहती है कभी ना कभी। ठीक है, तो कभी ऐसा, कई बार ऐसा होता था कि कोई किसी से ज्यादा काबिल है फिर भी उसको प्रमोशन नहीं मिलते थे, वो उतना ज्यादा प्रमोट नहीं होता था काबिलियत होने के बावजूद भी। तो वो प्रमोट ना होने की वजह से भी कई लोगों का अंदर का जो मोरल होता था वो डाउन रहता था कि क्या फायदा है, नाम तो यही काम हमारा टाइप वाला होता था। ये सब जो प्रॉब्लम्स होती थी, इन प्रॉब्लम से जूझने के लिए यहां पर क्या किया गया, इस पॉलिसी में इस बात को बताया गया, इसका एक हाईलाइट की पॉइंट ये भी रहा कि क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम यहां पर जनरेट करें जिसमें क्या हो कि जो मेरिटोरियस है, जो ज्यादा काबिलियत रखते हैं, उनको भी क्या हो, प्रमोशन मिले, वो भी क्या करें, किसी भी डिपार्टमेंट के हेड बन सकते हो। ठीक है, पहले क्या होता था, कोई बन गया, भले कम काबिल है, उनके जान पहचान से या इधर उधर से बन गया, तो ये सिस्टम को थोड़ा दुरुस्त करने की कि भैया तुम अगर काबिल हो तो तुम्हें हम क्या करेंगे, उस डिपार्टमेंट का हेड बना देंगे, टाइप टाइप टाइप। ठीक है, कि मेरिटोरियस को एक मेरिटोरियस पर्सन रिप्लेस करे, उसमें कोई भेदभाव ना हो। तो यहां पर ये भी एक इसके पॉलिसी का हाईलाइट रहा। तो इसमें लिख लेते हैं अगला पॉइंट, रिटेंशन ऑफ मेरिटोरियस साइंटिस्ट by providing them opportunities for research
अपॉर्चुनिटीज फॉर रिसर्च। फॉर रिसर्च, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अगला जैसे मैंने बताया प्रमोट करना लोगों को। उसके अलावा एक बात और, एक्चुअल में उस टाइम हम लोगों को क्या करना था, इकोनॉमिकली भी अच्छा परफॉर्म करना था। हम लोग ऐसे सेक्टर्स को क्या करना चाह रहे थे, हाईलाइट करना चाह रहे थे जो स्ट्रेटेजिक हो। स्ट्रेटेजिक मतलब जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, ये स्ट्रेटेजिक पोर्शन है हमारा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि हम लोग अपने यहाँ की सेफ्टी पर्पज से भी यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बाहर सेल करके क्या कर सकते हैं, पैसे भी, यानी इनकम भी प्रिपेयर कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। ऐसे स्पेस एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर था। कैसे स्ट्रेटेजिक? अगर हमें देखो सॉवरेनिटी बनानी है, हम एक सॉवरेन कंट्री होना चाहते हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम हर इस सेक्टर में किसी दूसरी डेवलपिंग कंट्री के साथ ही चले या डेवलप कंट्री से compete करने की कोशिश करें। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आज आप लोग देखते हो नीचे नीचे लड़ाइयां होती हैं, आने वाले टाइम में स्पेस में इतने रिसर्च हो रहे हैं, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी स्पेस सेक्टर में डेवलप हो रही है कि वॉर कहां से चालू हो जाएंगी स्पेस में। मतलब सोचिए, मिसाइल्स को स्पेस से लॉन्च करा के किसी भी कंट्री पर गिराया जा सकता है। तो अगर हम लोग इस सेक्टर में डेवलप ना करें तो क्या होगा, कोई भी ऊपर अपने इंडिया के ऊपर मिसाइल रख दे, हम लोगों के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। तो यहां पर क्या है कि हम लोग स्ट्रेटेजिक जो हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी को बनाए रखें और साथ ही साथ हमें क्या करें, इकोनॉमिकली भी ग्रो करने में मदद करें। ऐसे कुछ एरिया को क्या किया गया, हाईलाइट किया गया और उन स्ट्रेटेजिक एरियाज पर डेवलपमेंट किया गया। ठीक, जैसे स्पेस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, ठीक, उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी हो गया, स्ट्रेटेजिक एरिया है भाई। आने वाली वॉर तो कैसे होगी कि आपको बायोलॉजिकली कोई डिसीज डाल दी जाएगी, ठीक है, या ऐसी कोई बायोलॉजिकल डिसीज फैला दी गई जिससे पूरी कंट्री पर इंपैक्ट पड़ गया, वहां की पॉपुलेशन अफेक्ट हो गई, तो गवर्नमेंट तो टिकी है पॉपुलेशन की मदद से ना वहां की। अब वही अफेक्ट है तो कैसे गवर्नमेंट टिक पाएगी? तो देश क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। उसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी एक स्ट्रेटेजिक एरिया है। क्यों स्ट्रेटेजिक एरिया है? क्योंकि नैनो टेक की मदद से आजकल क्या किए जाते हैं, आप देखते होंगे मूवीज वगैरह में भी, ठीक है, स्पाई मूवीज वगैरह में क्या होता है, बॉडी के अंदर कुछ जीपीएस इंजेक्ट कर दिया, वो जहां जहां जा रहा है पता चल जाएगा। तो ये सब टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी में आती है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि आगे चल करके वॉर शायद मिसाइल्स से ना लड़ी जाए, इन्हीं नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से लड़ी जाए। तो ये भी एक स्ट्रेटेजिक एरिया है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी तो खैर हाल फिलहाल का एरिया है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। तो ऐसे कुछ स्ट्रेटेजिक एरियाज को हाईलाइट किया गया और उन पर पॉलिसी इंप्लीमेंट कराने के लिए क्या किया गया, फोकस किया गया। और हम लोग, आप लोग जानते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की मदद से न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कंप्यूटर्स की फील्ड में भी हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर पर हम 63rd रैंक लाया था स्पीड में। कई कंट्रीज तो ऐसे हैं जो अभी भी सुपर कंप्यूटर नहीं बना पाती, पड़ोसी को ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर कहानी क्या है, दूसरी चीज, एक तो ये हो गया, ऊपर से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस स्ट्रेटेजिक एरिया है, इसरो भाई टॉप 5 पूरी दुनिया की जो स्पेस एजेंसीज है उसमें हम लोग आते हैं, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत जल्दी ग्रो किया हम लोगों ने स्पेस सेक्टर में, बहुत जल्दी तेजी से, ठीक है। हालांकि अब कह सकते हैं आप लोग कि चाइना भी साथ में था, लेकिन चाइना हमसे आगे, उसने तो अपना स्पेस सेंटर ही बना रखा है, स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हाँ, बीच में हम लोग थोड़ा सा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से, ठीक है, यहाँ जो राइट्स हो रहे थे, दंगे फसाद और ऊपर से वॉर हम लोगों ने लड़ी है चाइना से और पाकिस्तान से, 4 और 1 5 हो गई, ठीक है। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा हम लोग स्लो हो गए बीच में। क्यों? क्योंकि हमें उन सेक्टर में भी लोगों को ध्यान रखना था। ऊपर से फूड क्राइसिस से बहुत जूझे हम लोग, कृषि प्रधान देश थे, मानसून ने भी बड़ा परेशान किया बीच में, कईयों साल तक सूखा पड़ा रहा जिसकी वजह से फसल नहीं हो पाई। तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से बीच बीच में हमारी ग्रोथ क्या हो गई, स्लो डाउन हो गई और उसके इम्पैक्ट हमें सभी सेक्टर पे देखने को मिलता है, पार्शियली कहीं कहीं पर तो कहीं कहीं पर टोटली दिखता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम लोग मेंशन कर सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट। तो ये हमारी थी कौन सी पॉलिसी, फर्स्ट पॉलिसी, दैट इज SPR। तो इस पॉलिसी को हम लोगों ने जैसे देखा कि इन सेक्टर में फोकस किया गया और जो कि 1958 में आई थी, प्रेजेंट में चल रहा है 2022, तो हम देख सकते हैं इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू हमें बहुत प्रॉफिट हुआ है।
भाई मैंने एग्जांपल दिया है इतने सारे आईआईटी और इनका और स्पेस का, तो ये सब जो हमारे यहाँ हाईलाइट किया गया, ठीक है। और प्रेजेंट में तो ऐसा होता है कि आज क्या, जैसे आप कोई आईएएस अधिकारी बनते हैं, ठीक है, तो क्या आप आईएएस अधिकारी हैं इस वजह से कि आपको स्पेस सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस या इसरो का हेड बना दिया जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि बंदा जिस फील्ड से वही आए यहाँ पर, ठीक है। सेक्रेटरी वहां जो बनते हैं उसी फील्ड के बनते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो अगर कोई भी बन जाएगा तो क्या वो ग्रो करेगा? नहीं करेगा। कोई मान लो जिसको साइंस की सही से नॉलेज नहीं है और उसको हम स्पेस साइंस का क्या कर दें, सेक्रेटरी बना दें, तो वो क्या ही पॉलिसी इंप्लीमेंट कर पाएगा? तो ये एक बेहतर स्टेप यहाँ पर यूज किया गया और इस स्टेप को रिपीट किया गया नेक्स्ट पॉलिसी में फिर से, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे एसटीपी, तो उसमें फिर से क्या किया गया, रिपीट किया गया इस स्टेप को कि भैया प्रमोशन का एक बेहतर बेस होना चाहिए। और प्रेजेंट में भी हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा किया जा रहा है। जैसे प्रेजेंट में अपने यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ठीक है, वो फॉरेन सेक्रेटरी थे, ठीक है, आईएफएस बने और फिर उसके बाद उन्होंने इतना अच्छा काम किया, उनके पिताजी भी रहे, ठीक है। तो आज देख रहे हैं कि कितना अच्छा हम लोग कर पा रहे हैं फॉरेन डिपार्टमेंट में। तो इस वजह से एक अगर कोई स्ट्रेटेजिक पर्सन पहले से है जो अच्छा कर रहा है उसी को प्रमोट करेंगे तो हमारी ग्रोथ और अच्छी होगी। तो फिलहाल ये फर्स्ट पॉलिसी थी, नेक्स्ट पॉलिसी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए एंजॉय एंड वर्क हार्ड, मजे काटो, बाय बाय।